अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज। मैं हूँ ज़ुबारे रहमान और मेरे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट अतहर कासमी साहब। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच बारिया। सर सबसे पहले तो आपको नया साल मुबारक और उम्मीद करती हूँ कि साल आपका खुशियों भरा ही गुजरे। बहुत सर शुक्रिया, मुझे आपको बताइए मुबारक हो। सर, साल तो नया शुरू हो गया है लेकिन पाकिस्तान के मसले वही पुराने हैं। और सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि अपोजिशन ने एक अल्टीमेटम दिया था कि 2020 के इख्तिताम तक हुकूमत घर जा चुकी होगी। तो अब तो 2021 शुरू हो गया है, हुकूमत तो वहीं की वहीं है। तो क्या देख रहे हैं आप आगे? क्या मार्च की तारीख दे दी गई है, मार्च में हुकूमत घर चली जाएगी? तो ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, ऑपोजिशन ने तो भी दिया, बहुत सारे तज्जियाकार, बहुत सारे सहाफी, आप उनकी ट्वीट्स देख लें तो ये कहते थे कि जून में हुकूमत चली जाएगी। और बहुत सारों की ट्वीट्स मैंने रखी भी हैं, पर ऑब्वियसली हमें उनको तो शर्म नहीं आती, हमें शर्म आती, इस वजह से मैं शेयर नहीं करता हूँ। हमने स्क्रीनशॉट्स भी पड़ी हुई थी और उस वक्त भी मैंने कहा था कि आप लोग देख लेंगे कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, इसलिए कि कोई ऐसा माहौल नहीं है कि हुकूमत जाएगी, कोई ऐसी वजह नहीं है कि हुकूमत जाएगी। तो ये सब लोग हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एक नई डेडलाइन दे देते हैं। पहले कहा गया जी कौमी हुकूमत आ रही है, कुछ सीनियर सहाफी इस किस्म की बातें करते रहे तजियाकार के जी जून में कौमी हुकूमत आ जाएगी। फिर इन्होंने कहा कि जी अब तो दिसंबर में हुकूमत खत्म हो जाएगी, और ये बात 2018 के दिसंबर में भी कुछ लोग कहते थे कि जी ये 2019 की जनवरी में हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो हुकूमत खत्म करने के लिए कुछ माहौल होता है, कोई चीज होती है। अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि जिसकी वजह से हुकूमत खत्म हो। हुकूमत किस बुनियाद पे खत्म होगी, किस बुनियाद पे ये कहते हैं कि कौन हुकूमत खत्म कर देगा? ये किससे कह रहे हैं? ये कहते हैं कि हमारी जमहूरियत के लिए जदोजहद है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो क्या वो कौन सा जमहूरी मैकेनिज्म होगा जिसके तहत ये हुकूमत खत्म होगी? क्या ये कहते हैं कि जी फौज खत्म कर देगी, तो फिर आपकी जमहूरी जदोजहद कहाँ है? तो फौज ने तो खत्म करना ही नहीं, ना ही उन्होंने मुदाखलत करनी है। इनकी कोशिश ये है बार बार कि ये फौज से कहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हुकूमत खत्म करें, पर ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसी चीज है नहीं कि जिसकी वजह से कोई आईनी ऐसी चीज हो या कोई ऐसी चीज हो कि हुकूमत खत्म हो जाए। तो ये इनकी ख्वाहिश है। 2020 इनका जैसा गुजरा, 2021 भी इनका वैसा ही गुजरेगा। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, इनके दुखों में इजाफा होता जाएगा। सर, फजलुर रहमान साहब जो है, ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि पहले वो कहते थे कि पहले इस्तीफे आएंगे फिर मुज़ाकरात होंगे। कल मैंने इस हवाले से ट्वीट भी किया कि पीडीएम के जनाजा पढ़ाने से पहले फजलुर रहमान का अपनी जमात का जनाजा पढ़ाने का ऐलान। अब जो है वो मोहम्मद अली दुरानी साहब से मुलाकात उन्होंने की है। तो आपको क्या लगता है कि वो खुद को बचाने के लिए मुज़ाकरात पे राजी हो जाएंगे, क्योंकि अपनी जमात भी उनकी टूटती नजर आ रही है? देखिए, फजल रहमान साहब इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में। एक तो ये है कि उनको पता चल गया कि उनके ऊपर जो केसेस वगैरह हैं वो दबाव डाल के उसकी तरफ से तवज्जो नहीं हटा सकते। ना सिर्फ वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने दुरानी साहब से मुलाकात की है, उन्होंने कहीं और भी पैगामात भिजवाए हैं और माफी तलाफी की बात की है। ये बात की है कि हम मतलब कि जिस किस्म का हमारा रवैया था वो रवैया ठीक नहीं था, हमें बेहतर तरीके से मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। उन्होंने दीगर शख्सियात से भी मुलाकात की है, फौज के क़यादत को भी पैगामात भिजवाए हैं, और बेसिकली अब वो अपने लिए एनआरओ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि शुरू में तो उनको ये लग रहा था कि ये पीपल्स पार्टी या नून लीग हमारा साथ देगी, लेकिन उस वक्त भी फजल रहमान साहब का जो जो मेन मकसद था, अक्सर लोग ये कह रहे थे कि जी ये हुकूमत गिराना चाहते हैं, मेन मकसद ये था कि वो अपने लिए एनआरओ लेना चाह रहे थे। उनको पता था कि उनके ऊपर जिस किस्म के मुकदमात हैं, जिस किस्म के मुकदमात कायम हो सकते हैं, जिस किस्म की इंफॉर्मेशन उनकी करप्शन के हवाले से, मुबैना करप्शन के हवाले से आ रही है, नैब के हवाले से जो बातें हो रही हैं, तो जरूरी था कि वो अपने लिए कोई ना कोई एनआरओ लेते। तो उसी की वजह से वो चाहते थे कि ये सारी तहरीक, इसको गर्म किया जाए, इसको उठाया जाए, और इस सारे दौरान मैं अपने लिए कोई एनआरओ लूं। लेकिन जिस किस्म के उन्होंने सख्त बयानात दिए, उसका रद्द अमल आपने देखा कि उनकी अपनी जमात के अंदर भी आया। तो इस वक्त उनकी तमाम भागदौड़ जो है वो ये है कि फौज को वो पैगामात भिजवा रहे हैं, अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं। आपने मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात की, मैं आपको मुलाकात की बात की, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी और खबर भी दे देता हूँ कि उन्होंने आईएसआई के साबिक चीफ जो हैं हमीद गुल, उनके साहबजादे से भी मुलाकात की इस हफ्ते के दौरान, अब्दुल्ला गुल साहब के साथ। और उसमें भी अब्दुल्ला गुल साहब के साथ उनसे उनकी क्या बातें हुई, क्या पैगामात वो भेजना चाहते थे, उसका अंदाजा आप लोग खुद लगा सकते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब ने भी उनको बताया कि जिस किस्म के बयानात आपकी जानिब से आ रहे हैं,
इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, इदारे के अंदर शदीद गुस्सा पाया जाता है। तो मौलाना फजल रहमान साहब काफी परेशान है और अपने लिए एनआरओ ढूंढ रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि अब्दुल्ला गुल से मेरी अपनी भी इस बारे में बात हुई तो उनका यही कहना था कि जी उनकी मुलाकात हुई और बाकायदा अब्दुल्ला गुल साहब ने जो है वो स्टेटस लगाया था कि आज फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है और ये बातें हुई हैं। सर एक अहम सवाल करना चाहूंगी कि मरियम नवाज अब एजेंसियों पर इल्जाम लगाना शुरू हो गई हैं कि मैं जा रही थी और मेरी गाड़ी के पीछे जो है वो उनकी एजेंसियों की 5-5 गाड़ियां थी, मुझे गिरफ्तार करने आए। मेरे स्टाफ ने कहा कि रास्ता बदल लेते हैं, तो मैंने कहा नहीं, गिरफ्तारी होगी तो इधर से ही होगी। तो ये क्या उनका शायद दिमागी तवाजुन खराब हुआ है या पीपल्स पार्टी ने उनको धोखा दे दिया तो वो इसलिए इस तरह की बातें कर रही हैं? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, वो एक सियासतदान है, उन्होंने अपने मुखालफिन के खिलाफ इस तरह के बयानात तो देने हैं। इस वक्त उनकी तमाम तर सियासत इस चीज के ऊपर कायम है कि वो अपने आप को मजलूम जाहिर करें, वो ये जाहिर करें कि उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। चाहे वो फिर एजेंसियों का नाम लें, वो फौज के इदारों का नाम लें, हुकूमत का नाम लें, चाहे वो कोई और कुछ करे, मतलब कि वो तो हर किस्म के इल्जामात लगाएंगी। मतलब आपने देखा कि बरसी पे भी जो उन्होंने तकरीर वगैरह की, वहां पे भी वो इसी किस्म की बातें करती रही। बीबी की जो बरसी थी, तो उन्होंने तो ये कहना है, लेकिन इस वक्त उनको भी पता चल चुका है कि उन लोगों की तहरीक जो है ना वो बुरी तरीके से नाकाम हो गई है। और उसकी वजह ये है कि उनका जो बयानिया था, उनकी ये बातें कि कभी फौज को बुरा कहना, कभी एजेंसियों पर इल्जामात लगाने, वो अवाम के बीच में मकबूल नहीं हुआ। उनके अपने वर्कर्स तो आ जाते हैं जहां पे भी वो जाते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के वर्कर हों या फिर इनकी जमात के वर्कर हों, लेकिन अवाम नहीं कनेक्ट कर रही इनके साथ। कोई इनका ऐसा पैगाम नहीं है जो अवाम के दिलों में उतरे। तो ये इनको सबसे ज्यादा परेशानी है। तो वो इस किस्म के इल्जामात लगाते रहेंगे। जहां तक मरियम नवाज साहब की आगे की सियासत का ताल्लुक है, वो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखें कि मरियम नवाज साहिबा अगर नवाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके ना बैठती, वहां पे मीडिया सेल ना चलाती, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में होते, बेहतरीन किरदार अदा कर रहे होते और इससे ज्यादा स्टेक होती उनकी इस वक्त सिस्टम के अंदर जितनी अभी है उनकी। लेकिन ये मरियम नवाज साहिबा का ही तोहफा, उनकी सियासी बसीरत, सियासी उनकी जो दूरअंदेशी आप कह सकते हैं, सियासी नजर उनकी कह सकते हैं, उन मरियम नवाज साहिबा की सियासत की वजह से ही आज नवाज शरीफ साहब इस हाल में पहुंचे हैं। और अब मरियम नवाज साहिबा ने पीडीएम को भी उस कटहरे में, उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहां पे वो अपने वालिद की जमात को ले आई हैं। तो मरियम नवाज साहिबा की जो सियासत है वो जिस तरह कह सकते हैं कि वो उनके अपने लिए जो है वो बड़ी भारी साबित हो रही है। और उम्मीद है कि उनकी जो बाकी सीनियर क़यादत है वो उनको कोई समझाएंगे और इस हवाले से बेहतरी लाएंगे अपनी जमात में। अदरवाइज तो उनकी जमात का पीपल्स पार्टी से भी बुरा असर होगा। लाहौर के जलसे में आपने देख ही लिया। बहुत शुक्रिया आतिक काज़मी साहब, आपने काफी जो है वो दिलचस्प गुफ्तगू की और उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को इससे बड़ा फायदा भी हासिल हुआ होगा। आपका कीमती वक्त देने का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।